हमारी रसोई की दैनिक दिनचर्या में बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हमारे स्वास्थ्य से तो जुड़े ही जुड़े हैं, लेकिन साथ में हमारी सनातन संस्कृति के अनुसार, धर्म शास्त्रों के अनुसार जाने अनजाने हम ऐसी गलतियां करते हैं जिससे कि हम नेगेटिविटी यानी नकारात्मकता को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और जाने अनजाने हम अपनी राह में रोड़े भी खुद ही बिछाते हैं। बहुत सारे रसोई के क्रियाकलापों में एक सुप्रसिद्ध क्रियाकलाप वो है आटा गूंदना और रोटी बनाना। तो आइए आज मैं आटा गूंदने से लेकर रोटी बनाने तक के सफ़र के ऊपर प्रकाश डालती हूँ कि हम आटा गूंदने में क्या गलतियाँ करते हैं। आटा गूंदने के बाद औरतें आटे के ऊपर अपनी उँगलियों के निशान क्यों बनाती हैं, किस तरह का आटा खाना चाहिए और रोटी को किस चीज़ के साथ खाकर हमें क्या फ़ायदे होते हैं। आइए आज इसी के ऊपर प्रकाश डालती हूँ, सुनिएगा ज़रूर, आपको लाभ अवश्य होगा। तो सबसे पहले चलते हैं आटा गूंदने की ओर। आज की औरत दोहरी ज़िंदगी जी रही है, घर और बाहर दोनों ही। वो घर में सुलक्ष्मी बनकर घर के कार्य भी कर रही है और अपने परिवार को फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए घर से बाहर भी जा रही है और इसी वजह से उसे घर के क्रियाकलापों में कम वक्त मिल रहा है। और जब वो रसोई में पहुंचती हैं तो बहुत जल्दी-जल्दी काम निपटाने के लिए शॉर्टकट्स अपना रही हैं, जिसमें सबसे बड़ा शॉर्टकट है आटा गूंदने का तरीका। सबसे पहले तो आज की औरत जो आटा गूंद रही है वो जल्दी से आटे में पानी डालकर उसको इकट्ठा कर लेती हैं और उसे कुछ देर के लिए वैसे ही छोड़ देती हैं ताकि वो आटा अपने आप ही कुछ समय बाद फूल जाए। लेकिन पहले जैसे आटे को गूंदा जाता था, आटे को 10-15 मिनट गूंदना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि जब हम आटे को अच्छी तरह से गूंदते हैं तो पहले तो रोटी में पौष्टिकता अधिक बढ़ती है, रोटी मुलायम होती है और अधिक जो है सुपाच्य होती है। आटे के अंदर मैं इस वक्त गेहूं के आटे की बात कर रही हूं, क्योंकि हर किचन में गेहूं का आटा सबसे ज़्यादा बनता है, उसी की रोटियां सबसे ज़्यादा बनती हैं। गेहूं के जब हम आटे को गूंथते हैं अच्छी तरह से, तो आटे के ऊपर एक चिपचिपी लेयर बनती है और वो चिपचिपी लेयर जो है एक चिपचिपे प्रोटीन की वजह से होती है, जिसे ग्लूटेन कहते हैं। ग्लूटेन की यह खासियत है कि यह प्रकृति से कार्बन डाइऑक्साइड बहुत अधिक अवशोषित करती है और जब ग्लूटेन कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर अवशोषित करता है और उसकी एक बहुत अच्छी चिपचिपी लेयर उसके ऊपर बनती है और हम उसके बाद रोटी बनाते हैं तो रोटी बहुत अच्छे तरीके से फूलती है, वो सुपाच्य होती है और मुलायम भी अधिक दिनों तक रहती है। अब ये रोटी जो ग्लूटेन ने कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित किया होता है, जब रोटी गर्म होती है ये कार्बन डाइऑक्साइड भी गर्म होती है और उसी कार्बन डाइऑक्साइड के फैलने से जो है वो रोटी फूलती है। इसलिए आटे को बहुत अच्छी तरह से गूंदना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आटे को अच्छी तरह से न गूंदा जाए तो एसिडिटी, कब्ज, अपच आदि कई तरह की जो रोज़मर्रा की हमें दिक्कतें हैं वो उससे रहती ही रहती हैं। कब्ज़ की भी बहुत लोगों को इससे शिकायत रहती है। और उसके बाद दूसरी गलती हम आटा गूंदने में ये करते हैं कि क्योंकि सुबह बच्चों को तैयार करना है, नहाना धुलाना है, उनको जल्दी उनका टिफ़िन भी तैयार करना है, अपने घर के आदमी का टिफ़िन तैयार करना है, अपना टिफ़िन तैयार करना है, तो समय बचाने के लिए रात को ही आटा गूंद लेती हैं और आटा गूंद के फ्रिज में रख देती हैं। तो आटा गूंद के पहली बात तो ये है कि आटा गूंद के फ्रिज में रखना ही नहीं है। फ्रिज में रखने के जो चिकित्सीय कारण हैं मैं उसकी पहले बात करूंगी। जब हम आटा फ्रिज में रखते हैं तो आटे में जो पोषक तत्व होते हैं, विटामिन, मिनरल्स वगैरह होते हैं, एक तो वो किल हो जाते हैं और उसमें बैक्टीरिया पनपते हैं। जो फ्रिज की ठंडक है वो बैड बैक्टीरियाज को मारने के लिए काफ़ी नहीं होती है आटे की। और आटा अगर
बहुत से लोगों को ये आदत होती है, बहुत सी महिलाओं को, कि वो एक साथ बहुत ज़्यादा मात्रा में आटा गूँध लेती हैं और 6-7 दिन तक वही आटा चलता रहता है। लेकिन आटे के ऊपर जब एक ब्राउन सी लेयर बन जाती है तो बैक्टीरियल फंगस होता है। याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि इससे अगर घर में किसी का इम्यून सिस्टम ठीक नहीं है या घर में कोई थोड़ा बीमार है तो उसको फूड पॉइज़निंग भी हो सकती है, उसको कब्ज़ हो सकती है, गैस हो सकती है, एसिडिटी हो सकती है और होती है। और हम उसके लिए गोलियाँ भी खाते रहते हैं, अजवाइन के फाँके लगाते रहते हैं, पर हम ये नहीं देखते कि ये चीज़ ये कहाँ से पनप रही है। तो फ्रिज में आटा रखने का, रात को आटा रखने का, ये सबसे बड़ा जो चिकित्सीय जिससे हमें नुकसान होते हैं, वो ये है। दूसरा, अब मैं शास्त्रों की बात करती हूँ। औरतें जब महिलाएँ जब आटा गूँथती हैं, तो आटा गूँदने के बाद उसमें अपनी उँगलियों के निशान छोड़ती हैं। तो इसके जो है एक तो मनोवैज्ञानिक कारण भी हैं और इसका हमारा शास्त्रीय कारण भी है। मनोवैज्ञानिक कारण ये है कि जब कोई भी औरत आटा गूँथती है, अपनी उँगलियों की छाप छोड़ती है उसमें, तो एक किस्म से वो अपने कार्य की उस पे छाप छोड़ती है, भले ही वो रोटी बनाने के बाद वो छाप वहाँ से चली जाए। दूसरा, जब औरतें उस पे उँगली के निशान बनाती हैं, तो वो ये भी चेक करती हैं कि आटा अच्छी तरह से फूला या नहीं फूला। और जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आटा अच्छी तरह से गूँधा गया है, तो जो उसमें ग्लूटेन होता है, उसकी वजह से वो आटा फूलता है, तभी आटा अच्छी तरह से फूलता है। अदरवाइज़ रोटियाँ आपकी जल्दी से कड़ी तो हो ही जाती हैं और अच्छे से फूलती भी नहीं, क्योंकि ग्लूटेन उसमें एक्टिवेट नहीं होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को ज़्यादा अवशोषित नहीं कर पाता है, क्योंकि रोटियाँ फूलती ही ग्लूटेन द्वारा अवशोषित कार्बन डाइऑक्साइड के फैलने से वो फूलती हैं और उसके बाद ही वो सॉफ्ट रहती हैं, सुपाच्य होती हैं। तो दूसरा, औरत ये भी देखती है कि उँगली से उसमें हल्के से हाथ लगाकर अगर आटा फिर ऊपर आ जाता है, तो इसका मतलब आटा अच्छे से फूल गया है और रोटी बनाने के लिए तैयार हो गया है। अब इसका शास्त्रीय कारण हमारे धर्मशास्त्रों से जुड़ा है, वो ये है, ये मान्यता है, ये कोई वैज्ञानिक कारण नहीं है। जब किसी की मृत्यु होती है, हिंदू के किसी भी घर में किसी की मृत्यु होती है, तो जो मृत्यु संस्कार होता है, उसमें पिंडदान करते हैं, तो पिंड चावल का भी बनाया जाता है और आटे का गोल पिंड भी बनाया जाता है। और कहते हैं कि आटे का ये गोल पिंड जो है, वो पितरों की शांति के लिए होता है, उनकी संतुष्टि के लिए होता है। तो औरतें आटे के ऊपर उँगलियाँ इसलिए बनाती हैं, वो ये दर्शाने के लिए कि जो ये आटा बना है, ये मृतकों के लिए नहीं है, ये पूर्वजों के लिए नहीं है। ये आटा जो है, जो हमारे जीवित लोग हैं, हमारे परिवार के लोग हैं, हमारे आस-पास के लोग हैं, जिसके लिए रोटी बनाने के लिए ये तैयार किया गया है, ये उसके लिए है। और कहते हैं कि अगर बिना उँगली के हमारे शास्त्रों के अनुसार छाप लगाए वो आटा रखा जाता है, तो हमारे पूर्वज जो मृतक हैं, वो आत्माएँ वो आती हैं किसी भी रूप में और उस आटे का भक्षण करती हैं किसी न किसी रूप में, और उस आटे को खाने से जो है हमारे शास्त्रों के अनुसार पाप लगता है। इसलिए शास्त्रीय जो हमारे धर्मशास्त्र हैं, उनके अनुसार औरतें आटे पे आटा गूँदने के बाद उँगलियाँ लगाती हैं। ये एक बहुत लंबे समय से चली आ रही एक परंपरा है, जिसे एक औरत से दूसरी औरत उसको वैसे ही चलाती चली आ रही है। तो ये है आटे की लोई के ऊपर गूँदने के बाद उँगलियाँ बनाने के कुछ मनोवैज्ञानिक या कुछ जो प्रायोगिक है कि हाँ, आटा तैयार हुआ कि नहीं हुआ, एक अंदाज़न उँगली लगाकर वो देख लेती हैं उसकी सॉफ्टनेस, और शास्त्रीय अनुसार कि ये आटा जो है, ये पिंड नहीं है, ये जीवित लोगों को खाने के लिए बनाया गया है। तो ये है आटे को गूँदने का गूँदने में जो हम गलतियाँ करते हैं और और जिससे हमें नुकसान होते हैं, हानियाँ होती हैं, वो चाहे स्वास्थ्य हो या हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार पाप पुण्य की बात की गई हो, ये है आटा गूँदने की बात। हाँ, अगर जो गेहूँ का आटा है, उससे बहुत सारे लोगों को अपच होता है, एसिडिटी होती है।
इवन एलर्जी भी होती है, क्योंकि गेहूँ में ग्लूटेन होता है और ग्लूटेन से जो है बहुत सारे लोगों को एलर्जी होती है और ग्लूटेन की एलर्जी से जो रोग होता है उसे हमारे मेडिकल साइंस में सीलिएक रोग कहते हैं। वो एक ऐसा रोग होता है जिससे कि धीरे-धीरे जिसको भी वो ग्लूटेन से एलर्जी है उसे और भी स्वास्थ्य संबंधी कई तरह की परेशानियां आना शुरू हो जाती है। तो जिन लोगों को ग्लूटेन से एलर्जी है उन्हें गेहूं का आटा नहीं खाना चाहिए, गेहूं का आटा खाने से बचना चाहिए और डॉक्टर भी यही सलाह देते हैं और बहुत सारे लोग फिर गेहूं का आटा नहीं खाते हैं। हाँ, जिन्हें गेहूं का आटा खाकर अपच होता हो, एसिडिटी होती हो, जलन होती हो, वो गेहूं के आटा गूंदती बार उसमें अजवाइन डाल सकते हैं या थोड़ा-सा नमक भी डाल सकते हैं, जिससे एसिडिटी और अपच की समस्या नहीं रहती है। अब इसके बाद बारी आती है कि हम जो रोटी बनाते हैं, वो बहुत सी महिलाएँ कहती हैं कि रोटी अच्छी-सी फूलती नहीं है और किसी और के अच्छे से फूल जाती है। तो रोटी बनाती बार सबसे ख़्याल ये रखना होता है कि जैसे आप रोटी तवे पे रखते हो, तो जो पहले बार आपने रखा, उस रोटी का जो उसको बदलते हैं, वो थोड़ा जल्दी बदलना है और उसके बाद अच्छे से सेंकनी है और फिर जब आप पलटा मारेंगे, तो आपकी रोटी अगर आपने आटा अच्छे से गूँधा हुआ है, तो बहुत खूब गोल-मटोल आपकी जो बनाई हुई रोटी है, वो फूल जाएगी। अब बारी आती है आटों की, कि आटे किस-किस किस्म के चलन में हैं। जैसे गेहूँ के आटे की मैंने बात की, कि बहुत से लोगों को गेहूँ में क्योंकि ग्लूटेन होता है, तो उन्हें ग्लूटेन से एलर्जी होती है और सीलिएक नामक रोग उनको होता है, जिसकी वजह से वो गेहूँ से बनी हुई चीज़ें नहीं खा सकते। तो उनके लिए जो बहुत से किस्म के आटे हैं, जैसे कि ओट्स का आटा, बादाम का आटा और आप इसमें ज्वार का आटा भी खा सकते हैं और जो ब्राउन राइस होता है, उसका आटा या मक्के की रोटी का आटा भी जिनको गेहूँ के आटे से एलर्जी होती है, वो खा सकते हैं। और मक्की की रोटी में ग्लूटेन नहीं होता है और इसको सरसों के साग के साथ जब खाते हैं, तो ये एक बहुत बढ़िया जो है हेल्थ टॉनिक का काम करता है शरीर के लिए। तो इस तरह से ग्लूटेन फ्री लोग इन बादाम, ब्राउन राइस के आटा, ज्वार का आटा, ओट्स का आटा खा सकते हैं। ओट्स के आटे के बारे में बात करना चाहूँगी कि इस धरती पर जितने भी किस्म के अनाज हैं, उसमें ओट्स जो है सर्वोत्तम अनाज है। तो ओट्स का आटा खाने से हमें फाइबर मिलता है, मिनरल्स और विटामिन्स मिलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं। इसके साथ ही ओट्स का आटा वेट लॉस करने वालों के लिए बहुत अधिक जो है वो लाभ देता है। ये जो है जिनको शुगर की प्रॉब्लम है, उनके लिए भी ओट्स का आटा बहुत अधिक लाभदायक है और ये बैड कोलेस्ट्रॉल को भी ओट्स का आटा कम करता है। अब आयुर्वेद में जिस आटे को सर्वोत्तम माना गया है, वो है ज्वार का आटा। ज्वार के आटे में जैसे ओट्स के आटे के गुण हैं, वो ज्वार के आटे के भी गुण हैं। साथ में इसमें कैल्शियम बहुत अधिक पाया जाता है, फास्फोरस बहुत अधिक पाया जाता है ज्वार के आटे में और ये आपका वेट लॉस में तो हेल्पफुल है ही, आपका शुगर भी कंट्रोल करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल करता है, आपको फाइबर देता है, लंबे समय तक इसको खाने से आपको भूख नहीं लगेगी। अब आई बाजरे की रोटी की बात। जो बाजरे का आटा है वो थोड़ा तासीर में गर्म होता है, तो इसलिए इसको सर्दियों में खाना चाहिए। बाजरे के आटे की रोटी जो है थोड़ी दरदरी बनती है, बनाना थोड़ा मुश्किल होती है, तो इसको बनाने में थोड़ा गेहूं का आटा मिला सकते हैं ताकि बाजरे की रोटी अच्छे से मिल जाए। बाजरे की रोटी के अंदर भी वही गुण हैं जो ज्वार और ओट्स में है और ये कैंसर के रोगियों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। अब चने का आटा यानी कि बेसन, हम जब गेहूं के आटे में चने का आटा मिलाते हैं तो वो बहुत अधिक पौष्टिक हो जाता है। इसमें हमें एक्स्ट्रा मिनरल्स और विटामिन्स मिलते हैं और जिनको कब्ज़ की समस्या होती है उनके लिए चने का आटा
और उसमें थोड़ा गेहूँ का आटा भी मिला दिया जाए ताकि चने की रोटी अच्छी तरह से बने, तो वो बहुत अधिक फ़ायदेमंद हो सकती है। इसी के साथ जो जिनका फैटी लिवर है, उनको ज्वार का आटा बहुत अधिक लाभदायक होगा। तो जो फैटी लिवर वाले हैं, वो ज्वार का आटा भी खा सकते हैं। रागी का आटा, विंटर्स में अगर हम रागी का आटा खाते हैं, तो रागी खाने से बहुत अधिक प्यास लगती है। तो विंटर वैसे ही ड्राई सीज़न होता है और जिनको विंटर्स में स्किन ड्राई हो जाती है और विंटर्स में कब्ज़ की प्रॉब्लम रहती है, वो रागी का आटा खाएँ। तो रागी का आटा खाने के बाद खूब प्यास लगेगी, आप खूब पानी पिएँगे, आप हाइड्रेटेड रहेंगे, आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहेगी और साथ ही आपको कब्ज़ की भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अब चलते हैं रोटी की ओर। अब बहुत सारे लोग आजकल हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं। मैं ट्रेंड की बात करना चाहूँगी कि आजकल ज्वार का और रागी का आटा ट्रेंड में है, तो इसे खूब खाइए, आपको इससे खूब स्वास्थ्य लाभ होंगे। अब रोटी की बात आई, तो चलिए मैं गेहूँ की रोटी की ही बात करती हूँ। गेहूँ की रोटी क्योंकि हर घर में सुलभ है, जल्दी से मिल जाती है और गेहूँ का आटा खाने की हमें बरसों से जो है कई दशकों से आदत है। तो गेहूँ का क्योंकि लोग आजकल हेल्थ कॉन्शियस हैं, तो घी नहीं खाते, तेल कम खाते हैं, लेकिन गेहूँ की रोटी पे अगर घी लगा दिया जाए, तो ये बहुत अधिक सुपाच्य बन जाती है गेहूँ की रोटी। दूसरी उसके साथ जो हमारी इम्यूनिटी है वो बूस्ट होती है। इसी के साथ हमारी जॉइंट्स में ग्रीस बढ़ती है, जिनको जॉइंट्स की प्रॉब्लम है उन्हें रोटी के साथ घी लगाकर ज़रूर खाना चाहिए और गर्मियों में सर्दियों में हम गेहूँ की रोटी पर घी लगाकर खाते हैं तो ये शरीर को एनर्जी देती है, ऊर्जा देती है, गर्माहट देती है। तो गेहूँ के साथ जब हम घी लगाते हैं तो ये इसकी पौष्टिकता को ही बढ़ाती है। अब गेहूँ की रोटी के साथ गुड़ खाने के क्या फ़ायदे हैं? जब गेहूँ की रोटी के साथ हम गुड़ खाते हैं तो गुड़ में बहुत अधिक आयरन होता है, तो जो लोग एनीमिक हैं उनको गेहूँ की रोटी के साथ गुड़ खाना चाहिए और उससे उनकी जो है ब्लड सेल्स में बढ़ोतरी होगी और एनीमिया के रोग से उन जो एनीमिक हैं उनको इससे स्वास्थ्य लाभ होगा और गुड़ के साथ घी भी लगा दिया जाए तो गेहूं के साथ रोटी के साथ जो घी के भी लाभ हैं वो लाभ भी बहुत अधिक आपको मिलेंगे। हाँ, गेहूं की रोटी के साथ जब हम घी चुपड़ कर खाते हैं तो बैड कोलेस्ट्रॉल को भी ये कम करता है और हमारी हेल्थ को बहुत अच्छा बनाता है। अब गेहूं की रोटी के साथ प्याज खाने का भी सदियों से, बरसों से, कई दशकों से हमारे देश में चलन है। हमारे किसान लोग, हमने पुरानी फ़िल्में भी देखी हैं, अपने नाना-नानी, दादा-दादी से भी सुना है कि प्याज को लेके मुट्ठी मार के ही वो तोड़ते थे और गेहूँ की रोटी के साथ उसको खाते थे। तो प्याज तो वैसे ही सुपर फूड है। ये एंटी एलर्जिक और इसमें जो एंटी फंगस है और भी प्याज में बहुत सारे गुण हैं, इसमें पोटेशियम है, जिंक है, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और हमें बहुत सारे रोगों से जो है ये बचाता है। बासी रोटी की बात करती हूँ। बासी रोटी खाना चिकित्सा के अनुसार बहुत अधिक स्वास्थ्य के लिए लाभ है। गेहूँ की रोटी बासी अगर हम खाते हैं तो ये सुपाच्य होती है, हमारी पाचन शक्ति बढ़ाती है, एसिडिटी को दूर करती है, कब्ज़ को दूर करती है। जो गेहूँ की रोटी है जब वो बासी होती है तो उसमें प्रीबायोटिक पैदा होते हैं और वो प्रीबायोटिक जो है आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, आपकी पाचन शक्ति को बढ़ाता है। और जो गेहूँ की रोटी है, गोवा में रोटी की बहुत अधिक जो है संस्कृति है जिसको कहते हैं गौण संस्कृति कहते हैं और गोवा के जितने भी मुख्य पर्व हैं, सांस्कृतिक पर्व हैं, उसमें मीठी रोटियों के
जो उनके सांस्कृतिक पर्व हैं उसमें बनाना बहुत ही शुभ माना जाता है। गोवा में रोटी की संस्कृति बहुत ही सुदृढ़ है, बहुत ही फलित है। गेहूँ भी बहुत प्रकार के हैं और जो बेस्ट गेहूँ माना जाता है, वो बेस्ट गेहूँ है गोल्डन गोल्डन व्हीट ग्रेन, जिसको हम इसका कुछ और नाम भी है गोल्डन व्हीट ग्रेन का, जो कि बहुत अधिक सुपाच्य है और इससे हमें एसिडिटी से राहत मिलती है और हमारी इम्यूनिटी को भी ये बूस्ट करता है। विश्व में गेहूँ सबसे अधिक चाइना में जो है इसका उत्पादन होता है। ये मैं वैसे ही आपकी जानकारी के लिए बता रही हूँ। अब बहुत सी चीज़ों के साथ अब एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है 2 जून की रोटी। ये 2 जून की रोटी क्या है? दोस्तों, जून अवधि भाषा का शब्द है जिसका मतलब है समय। 2 जून की रोटी यानी कि 2 समय की रोटी। आपने अक्सर ये मुहावरा सुना होगा कि फलां व्यक्ति या फलां परिवार इतना गरीब है कि उनको 2 जून की रोटी भी नसीब नहीं होती। तो इसलिए आप सबसे ये भी निवेदन है कि अन्न का जो है सम्मान करें, क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको 2 जून की रोटी भी नसीब नहीं होती। अब मैं आपको बताऊंगी कि जब हम आटा गूंथते हैं तो उसमें हम क्या सुधार कर सकते हैं, जिससे कि हमारे घर में सुख समृद्धि आ सकती है। जब हम आटा गूंथते हैं तो कोशिश कीजिएगा कि आटा गूंथने के लिए जो पानी के लिए जो बर्तन लेते हैं वो तांबे का बर्तन लें, क्योंकि तांबे में अपने प्राकृतिक गुण होते हैं और तांबा को पवित्र भी माना जाता है। अक्सर देखा गया है कि लोग घरों में एल्यूमीनियम के बर्तनों में पानी लेते हैं और उससे आटा गूंथते हैं। एल्यूमीनियम जो है स्वास्थ्य के लिए तो हानिकारक ही है और हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार ये अपवित्र धातु है। इसलिए घर में एक तांबे का लोटा ज़रूर लाएं और जब आटा गूंदें तो तांबे के लोटे की से पानी लेकर ही आटा गूंदें। नंबर 2, जो पानी फिर बच जाता है आटा गूंदने के बाद, आमतौर पे महिलाएं उसे सिंक में फेंक देती हैं, जबकि उस पानी में जो है हमारे आटे लगे हाथ मिले होते हैं, उसमें अन्न मिला होता है और हम उसको जब सीधे सिंक में डाल देते हैं, एक तो हम साफ पानी को वेस्ट करते हैं और दूसरे हम अन्नपूर्णा का भी अपमान करते हैं। तो जो गूंदने से पानी बचा होता है उसे आपके घर में जो भी प्लांट्स हों, किचन गार्डन हो, वो प्लांट्स में डाल दें। नंबर 3, प्लोथन। अब प्लोथन क्या है? जब हम रोटी बनाते हैं तो लोई जब आटे की जब हम लोई बनाते हैं तो उसको गोल गोल करने के लिए हम प्लोथन रखते हैं। जो आटा होता है उसका बुरा उसमें लगाते हैं, जो बेलने के काम आता है, जिसे रोटी नहीं चिपकती, उसे प्लोथन कहते हैं। पहले ज़माने में जो बड़ी बुज़ुर्ग औरतें होती थी, वो नई बहू जब घर में आती थी, वो उसी को जो है बहुत तेज़ तरार मानती थी, जो कि प्लोथन को जो चकला होता था या जो स्लैब है, जो उससे बाहर नहीं गिराती थी या प्लोथन के साथ तवे पे रोटी नहीं डालती थी। क्योंकि जब हम तवे पे प्लोथन के साथ रोटी डालते हैं, तो प्लोथन जो है उसमें वो जो आटे का बूरा उसमें जल जाता है और रोटियां अच्छे से नहीं पकती हैं और ना ही फूलती हैं। तो ये भी एक एक्टिविटी होती थी जिससे कि पुरानी औरतें देखती थी कि ये नई बहू कार्य में कितनी दक्ष है। तो आप भी ध्यान रखें कि जब आप एक तो प्लोथन कम लें और प्लोथन को झाड़ लें, तवे पे रखें, ताकि आपकी हर रोटी अच्छे से फूले, क्योंकि तवे पे उसकी एक ऐसी लेयर जम जाती है जो आपकी रोटियों को अच्छे से नहीं फूलने देती, अच्छे से नहीं बनाती हैं। और दूसरी बात, जब प्लोथन बच जाता है तो आम तौर पे महिलाएं जल्दी जल्दी में उस प्लोथन को, जो आपकी स्लैब होती है, उसे नीचे फेंक देती हैं और झाड़ू से वो आपके सिंक में चला जाता है। जैसा करना बहुत गलत है। जो प्लोथन आसपास आपके जो चकला होता है, जो या आपका जो
स्लैब होता है जिस पे आपने रोटी बेली होती है, उसे कपड़े के साथ एक कागज़ में इकट्ठा करें और उसे अपने घर के बाहर कहीं मिट्टी में डाल दें, जिससे कि चींटियाँ खा लें। और जो पॉलीथिन बचा होता है उसको जूठन माना जाता है, तो बचे हुए पॉलीथिन को इकट्ठा करके आप उसका थोड़ा-सा चीनी के साथ मिला के कसार सा बना के अपने पास बॉटल में भर दें और उसे हर शनिवार को आप चींटियों को डालें और जिससे आपको बहुत सारे ग्रहों से शांति मिलेगी और चींटियों का भंडारा भी आपकी तरफ से हो जाएगा। अब इसके बाद आई रोटियाँ परोसने की बात। हमारे शास्त्रों में चलन है कि पहले औरतें जो पहले की 3 लोइयाँ होती थी, 2 लोइयाँ होती थी। पहली लोई पितर के लिए होती थी, हमारे पूर्वजों के लिए होती थी, मृत आत्माओं के लिए होती थी, जो वे कौवों वगैरह के लिए छत पे डाल देती थी। दूसरी रोटी गाय के लिए होती है और जो सबसे लास्ट रोटी होती है, वो भैरव के लिए होती है, कुत्ते के लिए होती है। वो रोटियों का चलन अब धीरे-धीरे जाता जा रहा है क्योंकि हम फ्लैट नुमा घरों में रह रहे हैं, गाय नहीं मिलती, कुत्ता नहीं मिलता, कौवा नहीं दिखता क्योंकि आस-पास पेड़ भी नहीं है क्योंकि कौवे तो पेड़ पे बैठेंगे। गाय कहीं आएगी लेकिन उसके आने-जाने के लिए जगह नहीं है। गाय संस्कृति भी हमारे देश से धीरे-धीरे खत्म हो रही है, गाँव से धीरे-धीरे खत्म हो रही है, जो कि बहुत ही खेद का विषय है। अब इसके साथ जब हम रोटी परोसते हैं, तो ये ध्यान रखें कि कभी भी 3 रोटी थाली में ना परोसें, क्योंकि 3 रोटी जो है, जो मृतक संस्कार होते हैं, त्रयोदशी से पहले मृतकों के लिए हम 3 रोटियाँ परोसते हैं, इसलिए 3 रोटियाँ परोसना जो है, शुभ नहीं माना जाता। हमेशा इवन नंबर्स में रोटी परोसें, 2 रोटी दें और अगर और अधिक रोटी चाहिए, तो दूसरी थाली में रोटी लाके दें। नंबर 2 जब आप कोई रोटी माँगता है जो खाना खाने बैठा है तो हाथ में लेकर रोटी कभी ना आएँ, इससे अन्नपूर्णा का अपमान होता है। हमेशा थाली में लेकर रोटी आएँ और रोटी उस थाली में आराम से परोसें। और इसी के साथ मैं चलते-चलते ये भी कहना चाहूँगी कि रोटी हमारे जीवन का आधार है। हम बहुत सारे लोग भले ही संपन्न हैं, लेकिन आज भी हमारे देश में ऐसी बहुत सारी जगहों में देखा जा सकता है, जहाँ पर झुग्गी-झोंपड़ियों के बच्चे, गरीबों के बच्चे डस्टबिनों से लोगों की मैरिज की जो जितनी भी सेरेमनीज़ होती हैं, उसके बाद बचे हुए डस्टबिनों से रोटियाँ चुन रहे होते हैं। आप रेलवे प्लेटफ़ॉर्म्स पे भी ऐसे सीन देख सकते हैं। तो कृपया ऐसा ना करें, अन्न को बचाएँ और अगर आपके पास ज़्यादा आप सक्षम हैं, तो कहीं आस-पास झुग्गी-झोंपड़ी में भी कभी भी किसी अमावस्या को, पूर्णिमा को या किसी त्योहार को उन झुग्गी-झोंपड़ी वालों को रोटियाँ बनाकर ज़रूर खिलाएँ और गाय को आप अगर आपके आस-पास गाय आती है, तो गाय को जब भी रोटी दें, तो उसके साथ गुड़ दें। उससे आपके घर में जो है संपन्नता आएगी, सुख समृद्धि आएगी। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। जय सनातन, जय हिंद, जय श्री राम।